हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के ऊपर टॉक शोज की श्रृंखला में। आज बात करेंगे अफगानिस्तान के मुद्दे पर, साथ में क्वेड के मुद्दे पर और उसके साथ ही ऑकस। ये सारे मुद्दे चर्चा में हैं। मोदी जी आज ही भारत वापस आए हैं अमेरिका की यात्रा से, या कहूं यूनाइटेड नेशन की यात्रा से। यूएनजीए को संबोधित किया, क्वेड की मीटिंग भी हुई, काफी चर्चाएं चली हैं वहां पर। और बहुत सारे भारत के विद्वानों के, महानुभावों के वहां पर नाम भी लिए गए हैं, कुछ यूएनजीए में, कुछ क्वेड की मीटिंग में, कुछ इंडिविजुअल मीटिंग में बाइडेन साहब के साथ में। क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ, उसका पूरा का पूरा खुलासा आज हमारे एक खास मेहमान के द्वारा। हमारे मेहमान हैं एम्बेसडर केतन शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। दर्शक मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि एम्बेसडर केतन शुक्ला जी एक बहुत सीनियर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं। विभिन्न देशों के अंदर उन्होंने भारत के राजदूत रहे हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मंत्रालयों के अंदर भी संभाली हैं भारत सरकार में। हमारा सौभाग्य कि वो आज वो फिर से हमारे साथ हैं। बहुत सारी ये चर्चाएं हो रही हैं, क्वेड, ऑकस मीटिंग्स, यूएनजीए। सबसे पहले एम्बेसडर साहब, हम इस बात को समझ जाएंगे, लोग कंफ्यूज हैं, इनको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा कि ये क्वेड क्या है और ऑकस क्या है, जो बड़े चर्चा में है, ताकि उनको पता लगे, क्लैरिटी आया थी क्वेड किसे कहते हैं और ऑकस किसे कहते हैं। इस क्लैरिटी के बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि लोग फिर आराम से हमारी टिप्पणियों को जोड़ सकें। तो पहली चर्चा इसी से कि क्वेड क्या है, मकसद क्या है, ऑकस क्या है, मकसद क्या है। सर। क्वेड पहले से ही है, जैसे सब जानते हैं, इसकी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। क्वेड में 4 कंट्री है: अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया। जी। क्वेड का मकसद था कि जो चारों कंट्री है और चाइना का जो साउथ चाइना सी में ज़्यादा इंटरफेरेंस हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए एक 4 देशों का समूह बना है। जी। पर उसका जो बेसिक इश्यू था कि मिलिट्री एक्सरसाइज करें, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा। ऑकस जो हुआ है ये एक बहुत बड़ी घटना है। जी। ऑकस की जो सितंबर को जो डिक्लेयर किया गया, तो अब हम इसको, मेरे को लगता है कि ये कोरोना के बाद 21 ये अगली जो दशक है, डिकेड, उसमें 2 चीजें महत्व की रहेगी। एक तो कोरोना और दूसरा बिडेन का इलेक्शन, ये जी। जब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। जी। ये 2 चीजों ने पूरी दुनिया में एक बहुत ही, जो कहते हैं कि बड़ा बदलाव लाएगा, और इसका जो इम्पैक्ट है वो जी। ये पूरे दशक पे रहेगा। जी। ऑकस का जो बनाया है वो ब्रिटेन, अमेरिका और यूके, ऑस्ट्रेलिया। जी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो ये जी। स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर में चाइना का जो एग्रेसिव एटीट्यूड था उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जी। जी। इसकी शुरुआत जब इसका जो कहते हैं कि ग्राउंड पूरा, वो G7 की जो समिट हुई थी जी। ब्रिटेन में, उसके अंदर हो गया था। जी। अब ये हुआ क्यों? तो इसमें 2 चीजें हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी। जी। विदिन 72 से सेनेटर रहे, उनकी फॉरेन पॉलिसी पहले से ही ये मानते थे कि कोई भी कंट्री में अमेरिका को एग्रेसिव होके वहां अपना आर्मी नहीं रखना चाहिए था। जी। अफगानिस्तान उनको जो मिला था वो उनको ट्रम्प की लीगेसी है। ट्रम्प ने तालिबान के साथ नेगोशिएशन किया, गनी को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया, और मई में वो चले जाने वाले, जी। उनके ऑप्शन कम थे। जी। तो उन्होंने वहां से, तो वो निकल गए अफगानिस्तान से। अब ये ऑकस जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि पहली बार अमेरिका किसी देश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन के लिए देंगे, जी। जो यूके के पास है। पर अभी तक अमेरिका ने किसी को ये टेक्नोलॉजी दी नहीं है, तो जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये जब उन्होंने डिसाइड किया तो ये फ्रांस जो था उनको उन्होंने बताया नहीं। ये नाटो है 72 ईयर्स ओल्ड एक जो अलायंस है, तो उसमें पहली बार ऐसा हुआ कि किसी को अफगानिस्तान में भी उनको ज्यादा कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया था। तो एक तो फ्रांस को ये दुख था, दूसरा दुख उनको 70 to 90 बिलियन डॉलर की जो 12 शॉर्टफिन बाराकूडा क्लास सबमरीन थी, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। जी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ है उसकी 2 बहुत महत्वपूर्ण इम्पैक्ट है। एक तो मैक्रोन का नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहा है, जी। जिसके अंदर लापेन ने, उनके ऑपोजिशन वालों ने कहा कि भाई ये फ्रांस का बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हो गया। साथ साथ ये भी हुआ कि
फ्रांस में जो अभी मैक्रोन है, उनकी एक ख्वाहिश है कि वो नाटो के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भाग रखे, पर यूरोप में अब जो अंजेला मर्केल, कल आज ही इलेक्शन है, तो उनकी जगह ले सके। जी अब मैक्रोन की दिक्कत ये है, कई लीडरों की होती है कि वो बहुत विजनरी है, बहुत आगे निकल जाते हैं, जी पर उनके पीछे कौन है वो जब देखते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं। जी तो ये जो स्टेप उन्होंने लिए कि उन्होंने एम्बेसडर को वापस बुला दिया, उन्होंने अपना जो कॉकटेल था एम्बेसी में वो कैंसिल कर दिया, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि बिडेन इज लाइक ट्रम्प, उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट इज बैक स्टैबिंग। तो ये जो हुआ उसमें जर्मनी है, यूरोपियन यूनियन है, सभी ने प्रतिक्रिया तो अच्छी दी कि यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। साथ साथ जो यू कमीशन के फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो स्पेन के जोसेफ बोरेल है, उन्होंने भी कहा कि हमें एक अलग नाटो की तरह हमारे डिफेंस के लिए बनाना चाहिए। पर जो जितने भी जर्मन इलेक्शन में कैंडिडेट, उन्होंने ये कहा है कि हमारी फ्रांस से सहानुभूति है, पर जी फ्रांस ने जो स्टेप लिए है वो जरा ज्यादती कर दी है। जी तो अब इससे एक चीज ये होगी कि अब एशिया पैसिफिक रीजन में 3 कंट्री है, ब्रिटेन वो न्यूक्लियर पावर है, अमेरिका न्यूक्लियर पावर है, पर ऑस्ट्रेलिया का महत्व बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता हो, सबको पता होगा कि चाइना ने काफी आइलैंड बनाए हैं साउथ चाइना सी में जो है। तो ओबामा ने 2015 में ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्रीटी की थी कि वहां वो उनकी जो स्ट्रेटेजिक आर्मी रख सकते हैं। तो अब ऑस्ट्रेलिया न्यूक्लियर पावर बनेगा तो उससे 3 चीजें होगी कि जो हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे फायदे की भी है कि जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बढ़ेगी तो साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया का प्रभुत्व रहेगा। जी ये जो सबमरीन ली है वो सबमरीन कंपैरेटिवली एसएसपीएन सबमरीन जो हमारे पास है उनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था जी उससे काफी अच्छी है। जी हमारी जो सबमरीन है एसएसपीएन, वो उसमें डाइट रॉकिंग 6 से 7 साल में करना पड़ता है, स्पीड बहुत कम है, 30 to 35 नॉट है। जबकि न्यूक्लियर सबमरीन में बहुत ही फायदा होगा, एक तो इसमें ट्वाइस वेपन लोड है, इनक्रेडिबल डेप्थ मिलेगी, उनको बार बार समुद्र में ऊपर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि इसकी टोटल लाइफ टाइम 33 ईयर्स है खाली जी तो फूड और उसके लिए, और सबमर्ज कई महीनों तक। तो इससे एक स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी बनेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ। अब चाइना के ऊपर जो अमेरिका का एशिया पैसिफिक में एक कहते हैं कि मिलिट्री अलायंस बन गया है, क्वाड जो है वो उसमें इंडिया का काफी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। क्योंकि अब हम देखें कि विश्व में जो नई परिस्थितियां हो रही है जी उसमें इंडिया का एशिया के अंदर ना यदि यूरोपियन यूनियन देखे, ऑस्ट्रेलिया देखे या इवन अमेरिका, तो सबसे अच्छा एलाई इंडिया ही हो सकता है। और इंडिया की जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोग्राफी। जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बॉर्डर, कि हमारी बॉर्डर चाइना के साथ हजारों किलोमीटर की है। चाइना को कोई भी ज्यादा अच्छी तरह रोक सकता है तो खाली भारत ही रोक सकता है। तो इसमें अब देखा जाए कि अफगानिस्तान की जो परिस्थिति हो रही है उसमें भी अमेरिका, ईरान के साथ उनके संबंध बहुत खराब है, रशिया और चाइना एक ही दूरी में है, पाकिस्तान डुबियस रोल है पर वो तालिबान को उन्होंने ही स्पॉन्सर किया है। तो इस रीजन में यदि अमेरिका के पास कोई एक एलाई कि जो मजबूत हो, जो और दूसरी चीज दोनों लोकतांत्रिक देश है, जी इस साल के अंत में विदेन एक डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो भारत एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, भारत की संरक्षण क्षमता खूब अच्छी है, साथ साथ एक उभरता हुआ इकोनॉमिक पावर है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए क्वाड में इंडिया का इंपॉर्टेंस बढ़ता है। हमारे पास 1000 आइलैंड है, तो जापान है वो क्वाड में, इसलिए क्वाड में जापान इसलिए मेरे ख्याल से ऑकस में नहीं आया कि 3 कंट्री है, कनाडा, जापान और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का 1940 से 5 इंटेलिजेंस आइज फाइव एक आइज का कॉन्सेप्ट है, बहुत बराबर। बड़ा है। तो हाँ कनाडा न्यूक्लियर में नहीं मानता है, न्यूजीलैंड नहीं मानता है और जापान भी नहीं मानता है। इसलिए अमेरिका ने ये मुझे लगता है कि 3 देशों के साथ किया है। हम भी अभी भी संरक्षण में जो हमें अमेरिका के साथ अलाइनमेंट करना चाहिए, वो बेसिकली अभी हमारा जो अलाइनमेंट है वो काउंटर टेररिज्म, कोविड, क्लाइमेट चेंज एंड इकोनॉमी।
मिलिट्री एक्सरसाइज हम करेंगे, इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो अमेरिका के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो भी महत्वपूर्ण है, पर जिस तरह का नाटो अलायंस है और जिस तरह का ये ऑक्स का अलायंस है, इस तरह के अलायंस में हम अभी पार्टिसिपेट करना चाहते नहीं है। साथ साथ जापान और न्यूजीलैंड ऑक्स में आ नहीं सकते हैं, पर ऑक्स का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा। अब धीरे धीरे जो परिस्थितियां है वो बदलती जा रही है। जो क्वाड की मोटी मीटिंग में भी आपने देखा, एक तो उन्होंने कोविड पे ज्यादा महत्व दिया है कि इंडिया भी एशियन रीजन में 1 मिलियन कोविड की वैक्सीन देगा, अमेरिका जी 1.5 बिलियन देने वाले। जी क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्लासगो में समिट हो रही है। बिडेन का बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो क्लाइमेट चेंज है। अभी भी उनका नेगोशिएशन $3.5 ट्रिलियन का क्लाइमेट चेंज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में नेगोशिएशन चल रहा है अमेरिका में। तो उनको 3 चीजों का ज्यादा है, एक डेमोक्रेसी, दूसरा क्लाइमेट चेंज एंड थर्ड इंक्लूसिवनेस। तो ये तीनों चीजों में क्लाइमेट चेंज भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीजें क्वाड में डिस्कस हुई है। मलबार एक्सरसाइज में हमने ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट किया है। पर मुझे ये लगता है कि अब धीरे धीरे विदाउट डिक्लेरेशन, जैसे कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि चाइना एंड अमेरिका रिलेशंस आर इन अ वेरी बैड शेप एंड दिस शुड बी नॉट लाइक दिस। એટલે इसमें ये मुझे लग रहा है कि जो बिडेन ने कहा है, उन्होंने कहा है कि हम रिलेंटलेस डिप्लोमेसी करेंगे, हम ह्यूमैनिटेरियन एड दुनिया में देंगे, डिफेंस विल बी लास्ट रिसोर्ट। जी सामने चाइना ने यूएन स्पीच में ये कहा कि भाई वन सक्सेस इज नॉट अदर्स फेल्योर। जी अमेरिका इज नॉट फॉलोइंग डेमोक्रेसी, दे हैव अटैक इराक, सीरिया, जी अफगानिस्तान। तो इसमें यह है कि धीरे धीरे अब दुनिया 2 ब्लॉक में बढ़ती जाएगी, क्योंकि बिडेन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू आज के दिन में है। कल मंडे को उनका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि दे हैव $27 ट्रिलियन डेट एंड डेट सीलिंग नहीं बढ़ा है, तो इट कैन बी शट डाउन। और इस 27 में से $8 ट्रिलियन ट्रंप के टाइम में हुआ है। सो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी बिडेन की, अब ये अफगानिस्तान, इराक इस तरह के इंटरवेंशन नहीं करेंगे, उससे बाहर रहेंगे। और जो आगे का माहौल होगा उसमें एक तो वो अपनी डिफेंस लायबिलिटी, ट्रंप ने भी कहा था यूरोपियन यूनियन को कि आप 3% जीडीपी जी डिफेंस में खर्च करिए। तो अमेरिका अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करना चाहेगा। साथ साथ इकोनॉमी में, जो संस्कृत में कहते हैं सर्वगुणम कांचनम आश्रयते, तो इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दे विल नाउ ट्राई टू रेज अमेरिकाज इकोनॉमिक स्टेटस इन द वर्ल्ड। और उनका सबसे बड़ा ये है कि चाइना 5 साल या 10 साल, तो अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वो चाइना से इकोनॉमी में आगे रहे। आपको याद होगा कि रशिया और अमेरिका की जो कोल्ड वॉर हुई थी, तो उसमें रिगन ने एक ही चीज की थी, उन्होंने अपनी डिफेंस बजट इतनी बढ़ा दी, स्टार वॉर शुरू कर दी, कि बाद में रशिया उसका कॉम्पीट नहीं कर पाया और धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन हो गया। इसमें तो एक चीज और भी एम्बेसडर हाँ जी, साहब निकल कर आती है कि हाँ जी, क्वेड के अंदर एक समझौता स्टैम्प के ऊपर है। हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नॉर्मली स्टैम्प वर्ड इतने हाई लेवल की मीटिंग में आता नहीं है कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स। पहली बार मैंने देखा है कि क्वेड के लेवल पर आकर स्टैम्प की बात हो रही है टू काउंटर और आइसोलेट द चाइना, बिकॉज उनके पास हायर टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो ये मैं भी थोड़ा हैरान हुआ देख के कि क्वेड की मीटिंग में स्टैम्प की बात की जा रही है। नॉर्मली ये एजुकेशनल फोरम्स के अंदर स्टैम्प वर्ड आता है, लेकिन क्वेड के फोरम पर जो स्टेटमेंट आते हैं वहां से स्टैम्प निकल कर आता है। एंड देन टू आइसोलेट चाइना, दे फाउंड दैट अनलेस वी इन्वेस्ट वेरी heavily or we integrate with each other very heavily in science, technology, engineering and mathematics, we will not be able to counter technologically China. That was one of the important points, sir. ये है क्योंकि अब जो ट्रेड वॉर मीन्स इसमें ये होगा कि अभी भी अमेरिका सुपर पावर है। 68 जो एक अभी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा स्टडी निकला है कि 234 कंट्री में से 160 अमेरिका के साथ है, 94 चाइना के साथ है। उसमें से चाइना का टोटल 30% ही बनता है, जबकि अमेरिका का 70%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने 71 से जो अमेरिका के साथ उनका पहली बार निक्सन और जिनपिंग का जो करार हुआ, उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजिकली बहुत आगे निकल गए। पर आज के दिन में भी सेमीकंडक्टर चिप में उनको ताइवान पे डिपेंड करना पड़ रहा है। काफी चीजें जो उन्होंने रिवर्स टेक्नोलॉजी करके बनाई है।
तो ये स्टेम जो है, इसीलिए ये वर्ड आया है कि अब अमेरिका ये कोशिश करेगा कि अमेरिका फर्स्ट, और ट्रेड में भी चाइना ने भी इसका जवाब देने के लिए अपनी पूरी इकोनॉमी रीसर्कुलेशन इकोनॉमी में जा रहे हैं। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और ये सब जो फील्ड है, सेमीकंडक्टर चिप्स और आईटी, तो उसमें अमेरिका चाइना से काफी आगे है। और अब जो प्लस रेयर अर्थ में तो चाइना 80% वर्ल्ड का कंट्रोल करता है अभी आज के दिन में भी, और ये अफगानिस्तान में भी लिखता है। अमेरिका वांट्स टू एंड दिस आइसोलेशन, अमेरिका वांट टू एंड, बट रेयर अर्थ का इतना बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के दिन में कि जो इंटेलिजेंस नोहाउ है वो चाहे जो भी हो, पर अमेरिका का प्रभुत्व है। और धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन को भी अमेरिका उस चाइना की चुंगल से बाहर लाना चाहता है। अब एक दूसरा भी फ्रांस के साथ प्रॉब्लम ये था कि अमेरिका ने कई बार, जो इनका ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टॉक होने वाला है, तो जर्मनी की मजबूरी ये है कि उनका जो गैस है वो नॉर्थ स्ट्रीम 2 में से आने वाला है। पर फ्रांस ने हमेशा ये कहा था कि हमारा चाइना के साथ जो संबंध है वो ट्रेड में तो रहेगा। तो अब ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी टॉक जो पिट्सबर्ग में होने वाली पोस्टपोन हुई है नेक्स्ट मंथ, उसमें भी ये मुद्दा आगे रहेगा। और ये जो 4 चीजें हैं, पर्टिकुलरली इंडिया का एडवांटेज ये है कि हमारे पास जो ह्यूमन मैन पावर है, आप देखोगे तो अमेरिका में 40% डॉक्टर या 30% नासा के, हॉब्स के सब मेजर सीईओ इंडियन है। तो हमारा जो एजुकेशन IIT बहुत अच्छे थे। तो ये जो है कि इंडिया में 3-4 चीजें के लिए अलायंस हो सकता है। एक तो अच्छा एजुकेशन जो आपने बताया, ये सभी चीजों में एजुकेशन आएगा। और आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर की जो 2 मीटिंग हुई वो दोनों इंपॉर्टेंट थी। एक एडोब के साथ हुई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एजुकेशन की है, और दूसरी जो जनरल डायनेमिक्स के साथ हुई कि वो ड्रोन टेक्नोलॉजी। तो इंडिया की 3 चीजें में इंडिया बहुत ही अच्छा है। एक तो एजुकेशन हमारा स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो सकता है, रिसर्च में हम काफी R&D में काम कर सकते हैं। दूसरा स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी आगे जाके ओवरहेड सर्वेलेंस विल बिकम मेजर इश्यू। और अमेरिका ने भी ये कहा कि हम अब टेररिज्म या काउंटर टेररिज्म में हमें लश्कर भेजने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है। और तीसरी चीज, वी हैव वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। आज के दिन में आप देखोगे तो यूरोप में कोई फ्रांस के सिवा किसी कंट्री के पास अच्छी आर्मी नहीं है। जर्मनी में 1 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है। उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे निकली हुई है। जैसे कि हमारा अर्जुन टैंक का इंजन था, वो MBT फ्रेडरिक्सहोफ ने बनाया था। उनके पास एविएशन टेक्नोलॉजी अच्छी है, पर जर्मनी और जापान के पास आर्मी उनके पास नहीं है। सो एक हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारा पास वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। तो ये सब चीज़ों में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आती है कि हम, जैसे चाइना ने किया था, जैसे हम अमेरिका से, जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है, हम अपना डिफेंस कितना आत्मनिर्भर कर सकते हैं, डिफेंस में कितनी चीज़ें अब हम खुद बना सकते हैं। जैसे कि तेजस है, उनका भी इंजन है, तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक बनाता है अमेरिका से। अर्जुन का टैंक का आपको जैसे मैंने बताया MBT। तो अब हमें ये सब चीज़ों में पूरी की पूरी आत्मनिर्भरता करनी हो, तो उसके लिए एक ही कंट्री हमें हेल्प कर सकता है, और वो है अमेरिका। अब इसमें ये जो धुरी है, जैसे कि ये सब चीज़ें चेंज हो रही है क्वाड में। क्वाड अभी मेरे ख्याल से अभी ऐसा ही अलायंस रहेगा 3-4 साल, पर ये भी फॉर्मलाइज हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप देखो तो अभी वर्ल्ड में G7 है, G20 है। नाम हमने 2015 में नहीं गए था, वो इतना फंक्शन है नहीं। ब्रिक्स है, उसमें रशिया चाइना है। शंघाई कोऑपरेशन में ईरान, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान है। और सार्क, जिसका चेयरमैन नेपाल है, और अफगानिस्तान 2007 में। तो अब देखा जाए तो हमारे पास कौन सी फोरम है कि जिसके ऊपर ये, और अमेरिका भी ये देख रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक अलायंस की एक जरूरत है। सो क्वाड एक ऐसा फोरम है कि जहां ये सब इश्यू डिस्कस हो सकते हैं, कि जिसमें अभी इतना मिलिट्री अलायंस पे जोर नहीं दिया गया है। सर पर लेकिन धीरे इतने इतने मीटिंग्स के अंदर जो अमेरिका में भी हुई बड़े लेवल पे, क्वाड वगैरह की भी, कहीं भी चाइना को नेम नहीं किया जा रहा है। ये चाइना को नेम तो बिडेन भी नहीं करेंगे। उन्होंने भी कहा ना, वी डोंट वांट कोल्ड वॉर। पर ये डिप्लोमेसी में हमेशा किसी का नाम देने की कोई जरूरत नहीं होती है। कोल्ड वॉर तो चल रही है, देखा जाए तो सिस्टम से शुरू हो गई है, शुरू हो कह चुकी सकते है। हैं, हाँ, हो चुकी है। पर इसमें यह है कि डिप्लोमेसी में एक चीज है कि कोई भी कंट्री नाम नहीं ले। वो एक क्या कहते हैं,
जरूरत होती नहीं है और बोलने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। पर इसमें जो हमारे पास हमारी कूटनीति, विदेश नीति, व्यापार नीति और रणनीति में हमें अब ये चीज समझ लेनी चाहिए कि एक कोल्ड वॉर का बिगिनिंग है, चाहे उसको शुरू कहें या शुरू होगी कहे, तो इसके अंदर हमें अब ये देखना पड़ेगा कि मैंने जैसे बताया कि बड़े बड़े G7 G20 ब्रेक्स ये सब है, पर एक भी फोरम ऐसा है कि जहाँ पे जैसे शंघाई कोऑपरेशन और ब्रिक्स में चाइना रशिया है तो उनका वो रहता है। हमें हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध सुधारना पड़ेगा। आसियान में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं तो करना चाहिए, क्योंकि चाइना ने जैसे एशिया पैसिफिक रीजन में ट्रेड ट्रीटी के लिए अपना एप्लीकेशन दिया है, जहां से ट्रम्प बाहर निकल गए थे। सर, मुझे लगता है बांग्लादेश हैज गिवन एप्लीकेशन टू जॉइन बांग्लादेश, आरसेप आरसेप। हाँ वो तो करेंगे क्योंकि उनका इकोनॉमी, उनको इन सब में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो उसमें फायदा ही होगा। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हम कहाँ खड़े हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाउ वी रिक्वायर वेरी विजनरी स्टेट्समैन टाइप लीडरशिप, क्योंकि कोई भी देश की महत्व उसकी इकोनॉमिक पे डिपेंड करता है। और हमें अगले 5 साल में हमारी इकोनॉमी को जितनी जल्दी से हो सके इतना ट्रैक पे लाके 10% ग्रोथ रेट मिनिमम होगा, तो ही हम 5 या 10 साल बाद आगे खड़े रह सकते हैं। क्योंकि इकोनॉमी में जापान जैसे है, ताइवान है, वो मिलिट्री पावर नहीं है पर इकोनॉमिक पावर है, इसीलिए अमेरिका उनको पूरी मदद करेगा और करता रहेगा। जर्मनी अगेन इज इकोनॉमिक पावर। तो इकोनॉमिक सुपर पावर बनना जरूरी है। साथ साथ हमारा जो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्टार्टअप है, इंडस्ट्रीज है, तो ये सब में हमें प्रैग्मेटिक पॉलिसी बना के हमारा अभी आज के दिन में भी 50 से 60 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट चाइना से है। हमारी कई इंडस्ट्री है जैसे कि ऑटोमोबाइल है, इवन पावर सेक्टर है, और बाकी सेक्टर तो फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल में 80% रिफॉर्मपिसिन हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जी। तो ये सब चीजें अब एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके हमारे देश में 2 से 3 साल में बन सके। और अमेरिका से हमारे एनआरआई, जो विदेन ने भी मेंशन किया, 4 मिलियन एनआरआई आर देयर, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके नई इंडस्ट्रियां बना के जितनी जल्दी हो सके इतना भारत को हर एक मेजोरिटी फील्ड में आत्मनिर्भर होके चाइना से जितना कम इंपोर्ट हो सके वो करना चाहिए और एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहिए। और डिफेंस में तो मैं मानता हूं कि हमारा न्यूक्लियर सबमरीन का 2000 से प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले अब बन रही है एयरक्राफ्ट कैरियर। तो डिफेंस में भी हमें डिपेंडेंस बाकी देशों से कम करके सभी चीजें इंडिया में ही इंपोर्ट। आप देखोगे 2018 का स्टडी है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर अमेरिका है, वो 28 बिलियन डॉलर का करता है, चाइना 4 बिलियन का करता है। सो जो कंट्री इंपोर्ट करता है टेक्नोलॉजी वो बाद में एक्सपोर्ट भी करता है। तो हमें ये सब चीजें करके 5 या 7 साल में ये कोल्ड वॉर में, क्योंकि हम किसी लॉबी में जा नहीं सकते, रशिया के साथ हम संबंध ज्यादा मजबूत कर मैं सकते हैं। वही बात पे आ रहा था हाँ जी, मिस्टर साहब की सही। ऑकस ना ज्वाइन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण इंडिया की रशिया के साथ मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग भी है, क्योंकि इंडिया उनसे बहुत भारी संख्या में हथियार खरीदता है। हाँ एंड जी, इंडिया डजंट वांट टू लूज इट्स ओल्ड ट्रस्टेड एलाई रशिया, देखा जाए तो। सो दे वांट टू कीप ए बैलेंस एंड देन दे आल्सो डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज एन, यू कैन से, सबऑर्डिनेट एलाई ऑफ द अमेरिका। तो शायद ऑकस में ना आने का, अगर अगर इंडिया को ऑकस ऑफर हो भी जाए, तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया उसको ज्वाइन करेगा तो शायद रशिया उसे पसंद नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो इंडिया के लिए एक बड़ा एक बैलेंसिंग एक्ट वाली सिचुएशन है सर यहाँ पर। तो नहीं इसमें यह है कि अब रशिया हमारा ट्रस्टेड एलाई है, पर रशिया अब यूएसएसआर नहीं है। पर उसे नाराज नहीं कर सकते आप। नाराज नहीं कर सकते, वो आपकी बात सही है, क्योंकि पहला हमारा 80% डिपेंडेंस है, आज के दिन में भी 60% डिपेंडेंस रशिया से है। बिल्कुल है तो सर। जो मिलिट्री में जो टेक्नोलॉजी होती है उसका एक स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए मैंने कहा ना कि हमें धीरे धीरे सभी शस्त्र सरंजाम में हमारे देश में ही हमारी टेक्नोलॉजी हमें बनाना शुरू करना पड़ेगा। रशिया पे हम 71 वॉर की जो बात थी वो बात अब एक हिस्ट्री है, और उसको एक
अच्छे ख्वाब की तरह देखना चाहिए, क्योंकि चाइना और रशिया का इकोनॉमिक, जो कहते हैं कि $300 बिलियन का तो वो गैस खरीदने का उनका कॉन्ट्रैक्ट पर, बाकी मिलिट्री और पर्टिकुलरली यूएस के अगेंस्ट चाइना रशिया एक है, ईरान भी एक है। तो हमें रशिया के साथ संबंध सुधारना इसलिए चाहिए कि जब कोल्ड वॉर हुई थी तो अमेरिका और रशिया दोनों आमने सामने थे। अमेरिका ने चाइना को मदद की कि रशिया को वो काउंटर बैलेंस करेगा। रशिया के लिए भी 10 या 15 साल बाद एक परिस्थिति ऐसी आ सकती है जैसे साइबेरिया में है। तो एक तो उनकी डेमोग्राफी और दूसरा चाइना, चाइना का प्रभुत्व बढ़े तो रशिया के लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अब हमारी परिस्थिति इस तरह की है कि अमेरिका भी हमें हेल्प कर सकता है, और रशिया के साथ हम, जैसे चाइना ने अमेरिका तो काउंटर बैलेंस चाइना को करने के लिए, ये एक राजनीति, कूटनीति और स्टेटमेंटशिप का बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू है कि हम रशिया की हेल्प भी हमें मिल सकती है, क्योंकि रशिया लॉन्ग टर्म में 15 या 20 साल की लॉन्ग विजन में चाइना के ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं रख सकता। और चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए जैसे अमेरिका ने चाइना के साथ करार किया था, तो उसी तरह रशिया भी हमें हेल्प कर सकता है। इसीलिए हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, कहते हैं कि हिस्ट्री में हम ऐसे मोड पे है कि हम रशिया के साथ संबंध अच्छा रख के अमेरिका से जितना मैक्सिमम हमें मिल सकता है, और इकोनॉमी, ये सभी में उसका बेसिक फायदा जो है वो इकोनॉमी। सो इकोनॉमी में हम कितना ये सब चीज़ों से फायदा ले सकते हैं, कितनी जल्दी आत्मनिर्भर हो सकते हैं, वही इम्पोर्टेंट रहेगा। हम ऑकस ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि हम न्यूक्लियर, जापान जैसा हमारा प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम न्यूजीलैंड को है। पर टेक्नोलॉजी कितनी, हमारा जो न्यूक्लियर जो 2015 में ओबामा ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, अब 7 साल हो गए, वो लायबिलिटी क्लॉज में अटका हुआ है। तो दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जी। ट्रम्प के एक इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर है आचार्य, वो उन्होंने भी अभी इंटरव्यू में कहा था कि हम ये देख रहे हैं कि आपको टेक्नोलॉजी, हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, सब चीजें मिलेगी, पर इसके बाद हमें ये सब टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हो सके इतना एब्जॉर्ब करके नई इंडस्ट्रियां बना के 3 या 4 साल में हमें एक ऐसे मोड पे आ जाना चाहिए कि जिससे, जैसे लोग सभी चाइना में जाते हैं, टेस्ला चला गया, सभी चले गए, इसी तरह सभी बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में आ सके, आए, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। वो जब माहौल होगा तभी हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे स्टेज पे हैं कि जहां फिर आपको बाकी कंट्री भी सामने से बुलाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, ये विषय भी बहुत लंबा है। लेकिन दर्शक मित्रों, समय की बाध्यता होती है, मेहमानों की समय की बाध्यता होती है, और ये विषय एकदम से हॉट सब्जेक्ट्स हैं, अभी और चलते रहेंगे। कई हफ्ते नहीं, कई महीने चलेंगे, लंबे समय तक चलेंगे, और इसके ऊपर गहमा गहमी बनी रहेगी। बहुत सारी घटनाएं भी हुई हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट आया जिन्होंने अमेरिका को ब्लेम किया एज ए बैक स्टैबर, इस किस्म के वर्ड यूज किए गए हैं उनकी डिप्लोमेट्स के द्वारा भी, जो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के अंदर हायर लेवल पे शायद वो अच्छे शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि जहां तक विदेश नीति की बात होती है, वहां पर शब्दों का चयन बहुत जरूरी है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि हर देश के अंदर, कि किस ढंग से वर्ड्स का यूज किया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर कुछ चीजों को ब्लंट कहने की आदत पड़ी हुई है, विच मे नॉट बी लाइक्ड बाय द पीपल। लेकिन शायद 75 सालों के बाद भी पाकिस्तान विदेश नीति की फाइनल नुआंसेस को सीख नहीं पाया है, और आज भी समटाइम दे बिहेव लाइक एन एब्सर्ड किड, रादर आई वुड से, ऑन द ब्लॉक। स्पॉइल तो चाइल्ड। जी। और दैट्स a very troubling child for India actually for all the time, and we have got a rather a nuisance at the western corridor of our so-called borders. खैर, इन्हीं शब्दों के साथ लेंगे विदा। कोई आखिरी टिप्पणी, कोई आखिरी कमेंट आप करना चाहें एम्बेसडर साहब? ये है कि पाकिस्तान का जो आपने कहा, तो ये इसलिए ये लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका के पास आज के दिन में ईरान, रशिया, चाइना से तो कुछ मदद नहीं मिल सकती, तो तालिबान को कंट्रोल करने के लिए अफगानिस्तान जो स्ट्रेटेजिक उनके इंटरेस्ट है, तो उसके लिए उनको पाकिस्तान के साथ डील करना पड़ेगा। इसलिए इमरान खान अब जो कहते हैं ना कि स्पॉइल चाइल्ड की तरह बोल रहे हैं, पर उसको हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी एक विदेश नीति में अफगानिस्तान के लिए अमेरिका को, पाकिस्तान को
चाहे जो भी हो थोड़ा बहुत तो साथ लेना पड़ेगा हमें। हमारा जो कहता है ना इंडिया फर्स्ट, इसलिए उस पर ही ध्यान देना चाहिए कि बाकी सबको अभी थोड़े 5-7 साल के लिए, जैसे चाइना 71 to 91 साइलेंट रहा था और उसने अपनी प्रोग्रेस करके देश को आगे ला दिया, तो ऐसे हमें भी अब 5 साल के लिए एक ही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम कितना बड़ा इकोनॉमिक सुपर पावर कितनी जल्दी बन सकते हैं। बिल्कुल सही ये मेरा कहा। मानना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके द्वारा एक्चुअली इन शब्दों के द्वारा पाकिस्तान अपना खुद को नुकसान कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली कंट्री जो रन किया जाएगा वो इकोनॉमी के द्वारा रन किया जाएगा। यस, दैट इज द अल्टीमेट वेपन इन द हैंड ऑफ एनी कंट्री। एनी और अगर आप इस ढंग से इन शब्दों का उपयोग करेंगे और इस ढंग से ब्लेम गेम में आएंगे, तो फिर वर्ल्ड बैंक और IMF भी अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट से, ADB जापान का इंस्ट्रूमेंट है देखा जाए, तो फिर तभी आपको मदद कौन करेगा? अगर आपको एड नहीं मिलेगी तो आप तो वैसे भी बैंक्रप्सी की हालात में हैं, ऊपर से नाम रॉक कंट्री का। तीसरा, कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ आके इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है, तो आपकी इकोनॉमी जितनी बदतर होती चली जाएगी, आप अपने रास्ते टेररिज्म के रास्ते से निकालना चाहेंगे, जो कम से कम सभ्यता के मामले में तो उचित नहीं है, और वो आपको ही नुकसान करेंगे। अल्टीमेटली कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक दिन ऐसा आ जाए जहां पाकिस्तान एक दूसरे अफगानिस्तान में कन्वर्ट हो जाए और उनके वही हालात हो जाए इकोनॉमी वाइज जो आज अफगानिस्तान के हैं। तो सही है। दर्शक मित्रों, हमें दीजिएगा आज्ञा इन्हीं शब्दों के साथ, और हम केतन शुक्ला जी, हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं, उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने कीमती वक्त निकाला, और वो भी स्वीडन से, तो हमारे साथ आए, बने। तो बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद आप सबका।